उसके बाद फिर हम बात करते हैं कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म की। तो देखिए कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है कि कंजेनाइटली थायराइड ग्लैंड जो है अपना फंक्शन नहीं कर पाती है। अब अपना फंक्शन दो वजह से नहीं कर पाती है, या तो हो सकता है कि एक थायराइड ग्लैंड बनी ही ना हो, या दूसरा हो सकता है कि थायराइड ग्लैंड बनी हो लेकिन यहाँ पे थायराइड हार्मोन अच्छे से प्रोडक्शन ना हो पा रहा हो। तो दोनों की हम बात करेंगे। और जब थायराइड कंजेनाइटली काम नहीं करेगी, यानी कंजेनाइटली तौर पे बाय बर्थ थायराइड हार्मोन नहीं प्रेजेंट होगा, तो ब्रेन मैच्योरेशन वगैरह जो है ये बिल्कुल नहीं हो पाएगी। इस वजह से हमको बहुत सारी परेशानी देखने को मिलेंगी, वो सब हम 6P से याद रखेंगे। ठीक, तो देखिए क्या है, इसको हम कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म को क्रिटिनिज्म भी बोलते थे, तो वही बताया गया, फॉर्मली कॉल्ड क्रिटिनिज्म और मोस्ट कॉमनली कॉज्ड बाय थायराइड डिसजेनेसिस। तो हम बताए ना कि यहाँ पे दो होते हैं, या तो थायराइड डिसजेनेसिस देखने को मिलेगी या डिसहार्मोनोजेनेसिस देखने को मिलेगी। तो इसमें भी मोस्ट कॉमनली हमको थायराइड डिसजेनेसिस की वजह से देखने को मिलता है, यानी थायराइड ग्लैंड जो है ये प्रॉपर नहीं बन पा रही है। और देखिए थायराइड डिसजेनेसिस में क्या क्या हो सकता है, तो देखिए एबनॉर्मल थायराइड ग्लैंड डेवलपमेंट, यानी थायराइड ग्लैंड का डेवलपमेंट ही एबनॉर्मल हो जाए, जैसे एजेनेसिस देखने को मिले थायराइड ग्लैंड में, या हाइपोप्लेजिया देखने को मिले थायराइड ग्लैंड में, या एक्टोपिया देखने को मिले। ठीक है, तो ये सारी जब कंडीशन देखने को मिलेगी तो थायराइड ग्लैंड प्रॉपर बनेंगी नहीं और प्रॉपर काम नहीं कर पाएंगी, इस वजह से हमको हाइपोथायराइडिज्म देखने को मिलेगा। तो ये एक मैकेनिज्म हुआ। और दूसरा मैकेनिज्म देखिए बताया गया कि डिसहार्मोनोजेनेसिस इन आयोडीन सफिशिएंट रीजन। और दूसरा मैकेनिज्म हो सकता है कि कोई रीजन है वहां पे आयोडीन सफिशिएंट है, तो आयोडीन सफिशिएंट रीजन में हार्मोन अच्छे से नहीं बन पा रहा है, थायराइड ग्लैंड भी अच्छे से है और आयोडीन भी प्रेजेंट है, फिर भी हार्मोन नहीं बन पा रहा है, थायराइड हार्मोन नहीं बन पा रहा है। तो इसका रीजन क्या हो सकता है, तो देखिए एबनॉर्मल थायराइड हार्मोन सिंथेसिस। और ये थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस एबनॉर्मल क्यों होगी, कि म्यूटेशन इन थायराइड पेरोक्सीडेज। तो ये देखिए थायराइड पेरोक्सीडेज जो है, ये देखिए थायराइड पेरोक्सीडेज यही थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस में मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है, तो मेन रोल इसी से प्ले होता है। और जब ये एबनॉर्मल होगा तो अच्छे से T3 और T4 का यानी थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए थायराइड ग्लैंड भी सही है, आयोडीन भी अच्छे से प्रेजेंट है, लेकिन ये थायराइड पेरोक्सीडेज के प्रॉब्लम की वजह से थायराइड नहीं अच्छे से बन पाएगा, इसी को हम बोलते हैं डिसहार्मोनोजेनेसिस। ठीक है, तो ये डिसहार्मोनोजेनेसिस भी हमको देखने को मिल सकती है और इस वजह से हमको कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म देखने को मिलेगा। तो ये चीज हुई। अब जब हमको कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म देखने को मिलेगा तो यहाँ पे हमको 6Ps देखने को मिलेंगी। तो देखिए पॉट बेलिड देखने को मिलेगी, इस तरह से पॉट बेलिड हमको देखने को मिलेगी। और देखिए बच्चा जो होगा पेल होगा, पफी फेस स्टाइल देखने को मिलेगा, सारे वही हाइपोथायराइडिज्म वाले कंडीशन देखने को मिलेंगे ना। और विद प्रोड्यूसिंग अम्बिलिकस, तो अम्बिलिकल जो होगी ये प्रोड्यूस होगी। और देखिए प्रोटर्बन टंग देखने को मिलेगी, टंग जो है बाहर आ जाएगी, ये देखिए टंग बाहर रहेगी। और इसके साथ साथ देखिए यहाँ पे पुअर ब्रेन डेवलपमेंट भी यहाँ पे पुअर देखने को मिलेगा। तो ये 6P हमको यहाँ पे देखने को मिलेगी और ये सब थायराइड हार्मोन के कम होने की वजह से देखने को मिलेगी। यहाँ पे देखिए, ये देखिए कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म का पेशेंट यहाँ पे दिखाया गया, देखिए ये बिफोर ट्रीटमेंट और ये देखिए आफ्टर ट्रीटमेंट। ठीक है, तो जब ट्रीटमेंट हम देंगे यहाँ पे L3 L4, तो ये जो है देखिए पफी फेस किस तरह से नॉर्मल फेस में कन्वर्ट हो गया। ठीक, तो इस तरीके से हमारा कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं दूसरे कॉजेज की। दूसरे कॉजेज क्या है जो हाइपोथायराइडिज्म कॉज कर सकते हैं, तो देखिए आयोडीन डिफिशियंसी। तो आयोडीन डिफिशियंसी मोस्ट कॉमन कॉज वर्ल्ड वाइड। तो वर्ल्ड वाइड मोस्ट कॉमन कॉज जो है हाइपोथायराइडिज्म का ये आयोडीन डिफिशियंसी है। लेकिन ये जो होता है ना, ये एंडेमिक एरिया में ही देखने को मिलता है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो ना जो आयोडीन की नीड होती है नॉर्मल कंडीशन में, ये हम यहाँ पे लिखते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखिए नॉर्मल कंडीशन में हमारी बॉडी को 50 मिलीग्राम पर ईयर नीड होती है। ठीक है, तो 50 मिलीग्राम आयोडीन की पर ईयर नीड होती है। और अगर इसको हम पर वीक में कन्वर्ट करें तो एक ईयर में लगभग 52 वीक होते हैं, इससे नहीं मतलब है। तो देखिए एक हफ्ते में लगभग हमको 1 मिलीग्राम पर वीक जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो 1 मिलीग्राम पर वीक की जरूरत पड़ेगी। और यही हम प्रेग्नेंट फीमेल में बात करें तो प्रेग्नेंट में लगभग ये 2 गुना हो जाता है, 2 मिलीग्राम पर वीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रेग्नेंट फीमेल में इसका एक्सक्रीशन ज्यादा हो जाता है, इस वजह से प्रेग्नेंट फीमेल में आयोडीन की जो नीड है ये थोड़ी बढ़ जाती है। ठीक है, तो नॉर्मल हमको एक साल में 50 मिलीग्राम की जरूरत पड़ती है, और इसको अगर हम हफ्ते में कन्वर्ट करें तो एक हफ्ते में हमको सिर्फ 1 मिलीग्राम की जरूरत पड़ती है, और प्रेग्नेंट फीमेल को 2 मिलीग्राम की जरूरत पड़ती है। इस वजह से देखिए बहुत ही ट्रेस अमाउंट में है। ठीक है, तो ये बहुत ही ट्रेस अमाउंट में जब इसकी जरूरत है तो नॉर्मली ये हमारे डाइट से हमको मिल ही जाता है। लेकिन जो एंडेमिक एरिया है जहां पे आयोडीन बिल्कुल नहीं प्रेजेंट होता है, वहां पे हमको आयोडीन डिफिशियंसी देखने को मिलती है। ठीक है, तो आयोडीन डिफिशियंसी ही इसका मोस्ट कॉमन कॉज है वर्ल्ड वाइड। और इसी वजह से आयोडीन डिफिशियंसी की वजह से जब हमको देखने को मिलता है ना, तो हमको ग्वाइटर देखने को मिलता है। ठीक है, तो आयोडीन डिफिशियंसी जब होगी तो यहाँ पे जो ये फॉलिकल है, थायराइड फॉलिकल, ये अच्छे से काम करना चाह रहे हैं लेकिन आयोडीन नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे इनकी हमको हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया देखने को मिलता है और इनका नंबर बढ़ जाता है। और जब इनका नंबर, इनकी साइज बढ़ जाती है तो ग्वाइटर देखने को मिलता है, और इसी को हम बोलते हैं एंडेमिक ग्वाइटर। एंडेमिक ग्वाइटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक पर्टिकुलर एंडेमिक रीजन में होता है, हर जगह नहीं देखने को मिलता है, तो ये एंडेमिक रीजन में होता है, इसी वजह से इसको हम एंडेमिक ग्वाइटर बोलते हैं। ठीक, तो ये देखिए यही बताया गया, आयोडीन डिफिशियंसी मोस्ट कॉमन कॉज वर्ल्ड वाइड और टिपिकली प्रेजेंट विद ग्वाइटर, और ये एंडेमिक ग्वाइटर इसको हम बोलते हैं। और देखिए आयोडीन एक्सेस, और आयोडीन एक्सेस की वजह से भी हमको ना हाइपोथायराइडिज्म देखने को मिलता है। और आयोडीन एक्सेस की वजह से हाइपोथायराइडिज्म को देखने को मिलता है ना, तो यहाँ पे देखिए हम बताएं कि ये जो हमारा
थायराइड पेरोक्सीडेज है, इसमें सेंसर प्रेजेंट होते हैं। अचानक बहुत ज्यादा जब आयोडीन आता है ना, तो ये डिसेंसिटाइज हो जाते हैं। जब बहुत ज्यादा आयोडीन आता है तो ये एक तरह से ना डिफेंसिव मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं, यानी डिफेंस में, यानी बहुत ज्यादा आयोडीन आ रहा है तो हाइपर थायराइडिज्म ना हो जाए, इस वजह से ये थायराइड पेरोक्सीडेज जो होते हैं ये इनहिबिट हो जाते हैं। इसी को हम बोलते हैं वोल्फ चाइकॉफ इफेक्ट। ठीक है, तो वोल्फ चाइकॉफ इफेक्ट देखने को मिलता है, और इस वोल्फ चाइकॉफ इफेक्ट में हमको क्या होता है, हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन भी कभी कभी देखने को मिलती है। तो आयोडीन अगर एक्सेस हुआ तो वोल्फ चाइकॉफ इफेक्ट देखने को मिलेगा, यानी थायराइड पेरोक्सीडेज जो होते हैं इनएक्टिव हो जाते हैं, इस वजह से हाइपोथायराइडिज्म भी हमको देखने को मिल सकता है इस कंडीशन में। और ड्रग्स जैसे हैं, देखिए एम्योड्रॉन और लिथियम, ये दोनों भी हाइपोथायराइडिज्म कॉज करती हैं। तो देखिए एम्योड्रॉन और लिथियम ना, ये हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म दोनों कॉज करती हैं। ठीक है, तो इसको हमको याद रखना है कि एम्योड्रॉन और लिथियम हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म दोनों कॉज करती हैं। और उसका फिर देखिए बताया कि नॉन थायराइडल इलनेस सिंड्रोम में भी हमको हाइपोथायराइडिज्म देखने को मिलता है। और ये देखिए नॉन थायराइडल इलनेस सिंड्रोम को हम यूथायराइड सिक सिंड्रोम भी बोलते हैं। और ये देखिए यूथायराइड सिक सिंड्रोम क्या होता है कि जब क्रिटिकली इल पेशेंट होता है ना, तो इसमें हमको T3 कम देखने को मिलता है, और T4 जो होता है ये कभी कभी कम या कभी नॉर्मल भी देखने को मिलता है, और TSH जो होता है ये भी कम देखने को मिलता है। तो क्रिटिकली इल पेशेंट में ना हमको हाइपोथायराइडिज्म देखने को मिलता है, इसी को हम बोलते हैं यूथायराइड सिक सिंड्रोम या नॉन थायराइडल इलनेस सिंड्रोम। यानी यहाँ पे थायराइड ग्लैंड जो होगी बिल्कुल नॉर्मल होंगे, बस क्रिटिकली इल पेशेंट होगा, इस वजह से यहाँ पे हमको T3 और TSH कम देखने को मिलेंगे, और T4 भी हो सकता है कम देखने को मिले। ठीक, तो ये हो गए दूसरे कॉज जो कि हाइपोथायराइडिज्म कॉज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम एक चीज और दिखाए, ये देखिए ये एंडेमिक ग्वाइटर यहाँ पे देखिए हम दिखाए। ठीक है, एंडेमिक ग्वाइटर ये आयोडीन डिफिशिएंट एरिया में हमको देखने को मिलता है। ठीक, तो ये सारे हम डायग्राम की बात कर लिए, और पूरा हम जो है हाइपोथायराइडिज्म के हाशिमोटो थायराइटिस, सब एक्यूट ग्रेनुलोमेटस थायराइटिस, रेडल थायराइटिस, कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म और दूसरे कॉज सबकी हम बात कर लिए कि किन वजह से हमको हाइपोथायराइडिज्म देखने को मिलता है। तो ये हम पूरा डिटेल में बता दिए। अभी आपकी कोई क्वेरी हो आप बिल्कुल क्वेश्चन कर सकते हैं।